23 जनवरी 2024 को 10वीं कक्षा का हिंदी विषय का प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर 10वीं कक्षा का पिछले साल का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और उसको सोल्व करवाऊंगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर हरियाणा बोर्ड के द्वारा भेजे जाते हैं उन क्वेश्चनों को आपको ज़रूर रिवाइज करना चाहिए क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बोर्ड पूर्व परीक्षा यानी कि प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है, हिंदी विषय का है, 10वीं कक्षा का है। 80 नंबर का पेपर आया था और 3 घंटे का टाइम मिला था क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए। अब क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं और पहला क्वेश्चन इसके अंदर आया था, अत्यंत और परंतु इन दोनों की जो है संधि विच्छेद करनी थी। तो अत्यंत की बनेगी अति प्लस में अंत और परंतु की संधि विच्छेद है परम प्लस तु। उसके बाद वाच्य किसे कहते हैं, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। इसके आंसर मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले जिन क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं वो आंसर मैं आपको बता दूं। उसके बाद है पंकज और बादल, इन दोनों शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखने थे। तो पंकज के पर्यायवाची हैं नीरज और सरोज और बादल के पर्यायवाची हैं मेघ और जलधर। उसके बाद प्रत्येक और स्वागत, इन दोनों के उपसर्ग छाटिए, यानी कि उपसर्ग बताना था। तो प्रत्येक के अंदर जो है प्रति उपसर्ग यूज किया गया है और स्वागत के अंदर सु उपसर्ग यूज किया गया है। विधि और समास, इन दोनों के विलोम शब्द यानी कि उल्टे शब्द बताने हैं। तो विधि का उल्टा होता है निषेध और समास का होता है व्यास। तो उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसमें है पदबंध किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए और निम्न मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है आग उगलना और दूसरा है नाक का बाल होना। अब इन क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा जो क्वेश्चन था यानी कि क्वेश्चन ख वो था वाच्य किसे कहते हैं, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो आंसर देखें, क्रिया के जिस परिवर्तन से यह पता चले कि क्रिया द्वारा किए गए विधान यानी कि कही गई बात का मुख्य विषय जो है कर्ता है या फिर कर्म है अथवा भाव है। यानी कि क्रिया के द्वारा, क्रिया क्या होती है, वो शब्द जिससे ये पता लगे कि कोई काम हो रहा है। तो वाक्य के अंदर ये पता लगे कि उसका जो प्रधान है वो कर्ता है या फिर कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। तो जो पहला है राम रोटी खाता है, तो जो खाता है ये क्रिया है और यहाँ पर कर्ता जो है राम है, तो ये कर्तवाच्य है। और दूसरे सेंटेंस के अंदर भी ऐसा ही है, यानी कि उदाहरण के अंदर कविता गाना गाती हैं गाएगी, तो गाएगी ये जो है क्या है, क्रिया है और कविता जो है कर्म है। तो ये भी जो है कर्तवाच्य उदाहरण है, कर्तवाच्य का उदाहरण है। उसके बाद अगले क्वेश्चन का आंसर देखें। दूसरा क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, पदबंध किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आंसर देखें, जब एक से अधिक पद एक पद में बंधे हों उसे पदबंध कहते हैं। पदबंध के शब्द क्रम निश्चित होते हैं और पदबंध सदा किसी वाक्य का अंश होता है, यानी कि किसी न किसी वाक्य का ये हिस्सा होता है। तो यहाँ पर जो है दो उदाहरण भी दिए गए हैं, एक उदाहरण ये है और एक ये है, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया, और दूसरा उदाहरण है यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। उसके बाद मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना था। तो पहला था आग उगलना, तो इसका मतलब होता है कड़वी बातें कहना। आग उगलने का मतलब होता है किसी को कड़वी बातें कहना और इसका वाक्य में प्रयोग है रमेश तो हमेशा आग उगलता रहता है। दूसरा मुहावरा है नाक का बाल होना, ना इसका मतलब होता है अधिक प्रिय होना। यह व्यक्ति विधायक का नाक का बाल है, यानी कि यह व्यक्ति विधायक का अधिक प्रिय व्यक्ति है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है दोहा छंद किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखे और उसके बाद है यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। आंसर देखें। तो आंसर देखें दोहा छंद का, दोहा छंद विषम पदों यानी कि पहला और तीसरा ये विषम है, इनके अंदर जो है 13-13 मात्राएं होती हैं तथा सम पद यानी कि दूसरा और चौथा इसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर उदाहरण दिया गया है,
जाति न पूछो साध की, यानी कि साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, यानी कि ये पूछे कि उसको कितना ज्ञान है। मोल करो तलवार का, यानी कि तलवार का मोल होता है। पड़ा रहने दो मयान, यानी कि मयान का मोल नहीं होता। अगला क्वेश्चन था यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। आंसर देखें। जिस वाक्य में एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो, यानी कि एक शब्द बार बार प्रयोग में लाया जाए लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, यानी कि एक वाक्य के अंदर एक शब्द दो बार आए या दो से ज़्यादा बार आए और उसका हर बार जो है अर्थ अलग अलग हो, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखें। कनक कनक तय सो गुनी, मादकता अधिकाय, वह खाए बोराए नर, यह पाए बोराए। तो यहाँ पर देखो कनक शब्द जो है दो दो बार यूज किया गया है। एक कनक का मतलब है धतूरा, जिसका प्रयोग नशे के लिए किया जाता है, और दूसरे कनक का मतलब है सोना, यानी कि धतूरे का सेवन करने के बाद नशा होता है, और सोना एक ऐसी चीज़ है जिसको प्राप्त कर लेने से ही नशा होता है। तो यहाँ पर कनक कनक शब्द दो बार यूज हुआ है। पहले का मतलब है धतूरा और दूसरे का मतलब है सोना, यानी कि गोल्ड। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन के अंदर निबंध लिखना है, और ये टॉपिक है, ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है उसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा जिसमें जो है सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध, एप्लीकेशन और लेटर करवाऊँगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और इसके अंदर जो है एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, गोपियों के लिए व्याधि क्या है? तो आंसर है रोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की कविता में कुंभड़ बत्तियां का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है बहुत कमजोर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्री ब्रज दुल्ह देव सहाय में देव शब्द का क्या अर्थ है? तो आंसर है कविदेव। और अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद ने भावहीन मन को क्या कहा है? तो कहा है रीति गागर, यानी कि खाली गागर। अगला क्वेश्चन है, किसकी आभा नहीं अट रही है? तो आंसर आएगा फागुन की। अगला क्वेश्चन है, फसल किसके स्पर्श की महिमा है? तो फसल जो है हाथों के स्पर्श की महिमा है। कन्यादान कविता में प्रामाणिक किसे कहा गया है? तो दुख को। अगला क्वेश्चन है, शरद रात आने पर भी किसके न खिलने का दुख है? तो आंसर है चांद के। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, श्री राम ने परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए क्या किया? आंसर देखें। आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, उनके क्रोध को शांत करने के लिए, यानी कि परशुराम जी के क्रोध को शांत करने के लिए राम ने उनसे विनम्र स्वर में कहा था कि हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। यदि आप कोई आज्ञा देना चाहते हैं तो मुझे दीजिए। उनकी वाणी में सहजता और मिठास थी, जिसकी वजह से परशुराम जी शांत हुए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बादल से मानव को क्या प्रेरणा मिलती है? यानी कि बादलों से इंसानों को क्या प्रेरणा मिलती है? आंसर देखें। बादल इंसानों को संघर्ष करते रहने और बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि जो बादल हैं वो इंसानों को लगातार मेहनत करने, यानी कि संघर्ष करते रहने के लिए प्रेरित करते हैं और बदलाव लाने के लिए। बादल मानव जीवन में क्रांति लाने की ओर इशारा करते हैं। वह जीवन के कष्टों को दूर करने का संकेत देता है। वह जीवन में उत्साह और संघर्ष की प्रेरणा देता है, यानी कि बादल जो है ये सभी चीज़ें, यानी कि जीवन में उत्साह और संघर्ष की प्रेरणा देते हैं, यानी कि प्रेरणा मिलती है जिससे कि इंसान जो है ये सीखे कि लगातार इंसान को मेहनत करना चाहिए और लगातार जो है बदलाव की ओर प्रेरित होना चाहिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। और 9वां क्वेश्चन है, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, भाव सौंदर्य बताइए। तो दोनों के आंसर देखें। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ये 8वें का, कवि ने बालक की मुस्कान की तुलना कमल के पुष्प, यानी कि कमल के फूल से की है, यानी कि बालक की मुस्कान की तुलना कमल के फूल के साथ की है, जो कि तालाब में न होकर
कवि की झोपड़ी में खिल रहा है, जो कि तालाब में नहीं, कवि की झोपड़ी में खिल रहा है। उसके बाद 9वें क्वेश्चन का आंसर देखें। इससे कवि का आशय है, यानी कि इससे कवि यह कहना चाहता है कि लड़की की कोमलता को उसका सबसे बड़ा गुण माना गया है, यानी कि जो लड़की की कोमलता है उसको सबसे बड़ा गुण माना गया है लड़की का। परंतु लड़की की माँ उसे लड़की जैसा दिखने अर्थात अपनी कमजोरी को प्रकट करने से सावधान करती हैं, क्योंकि कमज़ोर लड़कियों का शोषण किया जाता है। यानी कि इससे जो है लड़की की माँ उसे ये कहती है कि उसे मजबूत बनना चाहिए, उसे लड़की जैसा नहीं दिखना चाहिए, लड़की हो पर लड़की जैसा नहीं दिखना चाहिए। यानी कि उसकी माँ कहना चाहते हैं कि वो अपने आप को मजबूत बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। छाया मत छूना कविता का संदेश क्या है? आंसर देखें। आंसर देखें। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। बीते हुए समय के सुख को, यानी कि बीते हुए समय की अच्छी बातों को, सुख को याद करके वर्तमान यानी कि प्रेजेंट के जो दुख हैं उनको बढ़ा लेना अनुचित है। यानी कि पिछली बातों को याद करके वर्तमान में अपने दुखों को बढ़ा लेना ये अच्छी बात नहीं है। उसके बाद खंड गए और इसमें जो है एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है? तो आंसर है चश्मे वाला। अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत कैसे कद के आदमी थे? आंसर है मंझोले। नवाब साहब ने खीरे की फाकों को कैसी नज़र से देखा? सतर्षण। और अगला क्वेश्चन है फादर कामिल बुल्के भारत में कितने वर्ष रहे? तो 47 वर्ष। मनु भंडारी के पिता रसोई घर को क्या कहते थे? तो भटियार खाना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किसकी धर्मपत्नी ने शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दिए थे? तो मंडन मिश्र की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किस मंदिर की ड्योढ़ी के नौबत खाने से शहनाई की मंगल ध्वनि सुनाई देती थी? तो आंसर है बालाजी। अगला क्वेश्चन है आग के आविष्कार की पृष्ठभूमि में मूल तत्व का नाम है? तो आंसर है पेट की ज्वाला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मंडू भंडारी या यशपाल का साहित्यिक परिचय दीजिए। जितने भी जो राइटर हैं उनके जो साहित्यिक परिचय है मोस्ट इम्पोर्टेंट वो मैं आपको करवाऊंगा, यानी कि इनके ऊपर एक विशेष अलग से वीडियो आएगी। अगला क्वेश्चन देखें लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? आंसर देखें। आंसर देखें लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा क्योंकि फादर के हृदय में मानव मात्र के लिए करुणा की असीम भावना विद्यमान थी। यानी कि फादर बुल्के के दिल में, हृदय में मानव के लिए यानी कि इंसानों के लिए प्रेम की असीम भावना थी, विद्यमान थी, यानी कि थी। उनके मन में अपने हर एक प्रियजन के लिए ममता और अपनेपन की भावना थी। यानी कि उनके जितने भी प्रियजन थे जिनको वो प्यार करते थे उन सब के लिए उनके दिल में ममता और अपनेपन का भाव था। वे लोगों को अपने आशीषों से भर देते थे। आशीषों से भर देने का मतलब है उनको बहुत सारा आशीर्वाद देते थे। उनकी आंखों की चमक में असीम वात्सल्य तैरता था, यानी कि उनकी आंखों में उनके प्रति प्रेम साफ साफ दिखाई देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। स्त्रियों के यानी कि लड़कियों के पढ़ने लिखने से अनर्थ नहीं होता, कैसे? आंसर देखें। यहाँ पर आंसर है स्त्रियों की शिक्षा से अनर्थ होने की बात पर द्विवेदी जी ने इसका विरोध किया। यानी कि स्त्रियों यानी कि लड़कियों की शिक्षा से अनर्थ होता है, इस बात के ऊपर द्विवेदी जी ने विरोध किया इस बात का। उन्होंने स्त्री शिक्षा यानी कि लड़कियों की शिक्षा को समाज की उन्नति के लिए आवश्यक माना। द्विवेदी जी जो थे वो लड़कियों की शिक्षा को समाज की उन्नति के लिए आवश्यक मानते थे, यानी कि ज़रूरी मानते थे। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि स्त्री शिक्षा से अनर्थ होता है तो पुरुषों द्वारा किए गए अनर्थ भी उसी शिक्षा के परिणाम होने चाहिए। यानी कि उन्होंने ये कहा कि स्त्री यानी कि लड़कियों की शिक्षा से अनर्थ होता है तो पुरुषों द्वारा जो अनर्थ कार्य किए जाते हैं उसका परिणाम भी शिक्षा ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कृतिका भाग 2 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है माता भोलानाथ को कन्हैया किस प्रकार बनाया करती थी? दूसरा क्वेश्चन है
जॉर्ज परचम की नाक में निहित व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड क्यों कहा गया है। चौथा क्वेश्चन है कठोर हृदय समझी जाने वाली दुलारी टुन्नो की मृत्यु पर क्यों विचलित हो उठी। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर प्रत्यक्ष अनुभव और अनुभूति में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर दिखाता हूँ मैं अब आपको। 15वें के पहले क्वेश्चन का आंसर देखें। बालों में चोटी गूंथ कर उसमें फूलदार लट्टू बांधती और रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर कन्हैया बना देती थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जॉर्ज परचम की नाक में निहित व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। तो आंसर देखें। पाठ एक सटीक व्यंग्य है, यानी कि इस पाठ के अंदर व्यंग्य किया गया है। हमारे शाही तंत्र की गुलामी की मानसिकता पर, यानी कि जो व्यंग्य किया गया है वो शाही तंत्र की जो गुलामी वाली मानसिकता है उसके ऊपर किया गया है। जब रानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत के दौरे पर आई, यानी कि जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ भारत के दौरे पर आई, यानी कि भारत आई, तो बड़े बड़े हुकामों ने दिल्ली का काया पलट कर दिया, यानी कि दिल्ली को सजा दिला दिया। वे भूल चुके हैं कि इसी महारानी के देश ने ही उन्हें कभी गुलाम बनाया था। इस निबंध में सरकारी कार्यप्रणाली पर भी व्यंग्य किया गया है। तो इस पाठ के अंदर ये बताया गया है कि जो गुलामी की मानसिकता है उसके ऊपर व्यंग्य किया गया है। जब रानी एलिजाबेथ द्वितीय इंग्लैंड की महारानी जब भारत आती है तो सभी बड़े हुक्म थे, यानी हुकामों, यानी कि जो मंत्री वगैरह थे, वो दिल्ली की काया पलट करने में लग जाते हैं। वो ये बात भूल जाते हैं कि ये वही महारानी है जिसके देश ने भारत को कभी अपना गुलाम बनाया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड क्यों कहा जाता है। आंसर देखें। कटाव को अपनी स्वच्छता और सुंदरता के कारण हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, क्योंकि ये जो जगह है बहुत ही स्वच्छ है और सुंदर है। इसी वजह से इसको कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहाँ यहाँ सुंदरता इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई दुकान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर व्यवसायीकरण नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है यहाँ की सुंदरता कम नहीं हुई। अगला क्वेश्चन था कठोर हृदय समझे जाने वाली दुलारी टुन्नू की मृत्यु पर क्यों विचलित हो उठी। तो आंसर देखें। टुन्नू जो उसे प्रेम करता था उसके लिए उसके हृदय में बहुत खास स्थान था, परंतु वह हमेशा टुन्नू को दुत्कारती रहती थी क्योंकि टुन्नू उससे उम्र में बहुत छोटा था, परंतु हृदय से वह उसका प्रणय निवेदन स्वीकार करती थी। फैकू द्वारा टुन्नू की मृत्यु का समाचार पाकर उसका हृदय दर्द से फट पड़ा और आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसके बाद अगला क्वेश्चन था मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर प्रत्यक्ष अनुभव और अनुभूति में अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर देखें। लेखक मानता है कि सच्चा लेखक भीतरी व्यवस्था से पैदा होता है। यह व्यवस्था मन के अंदर से उपजी अनुभूति से जागती है, बाहर की घटनाओं को देखकर नहीं जागती। तो ये था आपका 10वीं कक्षा का हिंदी विषय का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।